आइए शुरू करते हैं अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, देखो हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी। बेटा जब भी वाटर बनेगा तो बेटा वो हमेशा क्या होगा, H2O की फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा, H2O। ऐसा कभी नहीं होगा कि बेटा वाटर बन रहा है और वो क्या बन जाए, H3O बन जाए। जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा वो बेटा कैसे बनेगा, H2O। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी, CO2। मतलब जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला बनता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स की जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड रहती है। मतलब वाटर जब भी बनेगा उसमें दो होंगे हाइड्रोजन के एटम्स और एक होगा बेटा ऑक्सीजन का एटम। क्या बात समझ में आ रही है। तो हमेशा इसी रेशियो में वो क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बात समझ में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कभी भी बनेगी उसमें एक कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बेटा दो कार्बन हो जाएं और 3 ऑक्सीजन हो जाएं। अगर ये बनेगा तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी आप लोगों को बेटा पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। अभी आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में आपको बताया जाएगा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। साथ में U लगा रहता है। क्लियर है। कार्बन का बेटा जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। कितना होता है, 12। अगर बेटा नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में फिक्स्ड हैं तो अब आप मुझे ये बताइए, हाँ बेटा टच नहीं करो इसको बिल्कुल भी। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, आप बताओ। एक हाइड्रोजन का है मास 1 है। सर आप सुनोगे भी, ये तो आपने पहले बताया ही नहीं है। एक हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 ऑब्वियसली। तो बेटा 2 हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। एक ऑक्सीजन का मास बेटा कितना है, 16। तो बेटा यहां पर कितना आएगा, 16। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है 2/16। 2:16 का क्या मतलब है, 2 डिवाइडेड बाय 16। क्या ये नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है बेटा, ये 2 से। तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो बेटा जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो अगर आपने 1 ग्राम लिया है क्या, हाइड्रोजन, तो आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा क्या, ऑक्सीजन। तभी बेटा केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है। तो 1 ग्राम, देखो इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को आप 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तभी बेटा वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब बेटा कुछ बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 ग्राम ले रहा हूं क्या, हाइड्रोजन, और अगर मैं 10 ग्राम क्या ले लूं, ऑक्सीजन, तो रिएक्शन कैसे होगी जरा ध्यान से सुनना। 1 ग्राम हाइड्रोजन को सिर्फ कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम, लेकिन है कितना हमारे पास, 10 ग्राम। सो बेसिकली यहां पर हमारे पास 2 ग्राम क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहां पर जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टिव रह जाएगा। मतलब हमेशा जब भी रिएक्शन होगी तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर उससे एक्स्ट्रा आपने ले भी लिया तो बेटा वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। मैंने अभी बोला कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, 8 ग्राम। अगर आपने बेटा 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी,
इसको बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बेटा 20 ग्राम ले लिया, मैंने 16 ग्राम ना लेकर कितने ग्राम ले लिया? 20 ग्राम, तो बेटा रिएक्शन कितनी होगी? सिर्फ 16 ग्राम के साथ रिएक्शन होगी, बाकी जो 4 ग्राम एक्स्ट्रा है वो ऑक्सीजन क्या रह जाएगा? अनरिएक्टिव रह जाएगा। तो बेटा यही लॉ है, वो क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो ये कह रहे हैं कि जब भी रिएक्शन होगी तो उनके मास का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड कैसे रहेगा जरा देखो, ये जो अभी आपने लिया, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 1:8 आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी। अगर मैं 3 ग्राम, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अगर मैं 3 ग्राम क्या ले लूं? हाइड्रोजन, तो मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? बताओ जरा, आप बताओगे। अगर मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन ना लेकर मैंने 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 24। अरे भाई इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3 आ जाएगा और 3 8 जा 24। लेकिन बेटा मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैंने कितने ग्राम ले लिया? 30 ग्राम। तो बेटा अगर आपने 30 ग्राम ले भी लिया तब भी ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगी? सिर्फ 24 ग्राम। बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 6 ग्राम है वो क्या रह जाएगा? अनरिएक्टिव रह जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप कितने भी ग्राम कम ज्यादा कर लो, लेकिन जब भी रिएक्शन होगी तो वो हमेशा 1:8 ग्राम रेशियो में ही होगी। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ बेटा किस पे? कार्बन डाइऑक्साइड पे। इसका रेशियो क्या है बेटा? ये तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लिया। अब मैं ग्राम की बात करता हूं। किसमें? ग्राम की बात कर रहा हूं क्योंकि बात हो रही है मास की। अच्छा कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन नहीं है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो बेटा बेसिकली मुझे 16 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 12 ग्राम कार्बन को आप कंप्लीटली रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहते हैं तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इससे कम लिया तो बेटा फिर रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपने इससे ज्यादा ले लिया तो जो एक्स्ट्रा होगी वो क्या रह जाएगी? अनरिएक्टिव रह जाएगी। सिर्फ 32 ग्राम ऑक्सीजन ही इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसको बेटा हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। बेटा अगर ऐसे होता है तो हम इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? बताओ। तो रेशियो जब भी लिखा जाता है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब आ जाओ इस रेशियो पे। सो बेसिकली यहां पर 12/32 है। बोथ आर डिविजिबल बाय व्हाट? 4 से डिविजिबल तो है, दोनों किससे डिविजिबल है? 4 से। तो बेटा 4 3 जा 12 एंड 4 कितना? 8 जा। ठीक है। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो क्या आया? 3:8। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 3 ग्राम लेते हो कार्बन, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि सर मुझे 3 ग्राम नहीं, मुझे कितने ग्राम चाहिए? 6 ग्राम चाहिए। मतलब 3 का क्या कर दिया आपने? डबल। अगर 6 ग्राम कार्बन लोगे तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? इसका डबल कर दो भाई। कितना? 16 ग्राम। अगर आपने 18 ग्राम ले लिया तो बेटा 2 ग्राम क्या रह जाएगा? अनरिएक्टिव। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मैंने 16 ग्राम ना लेकर कितने ग्राम लिया? 14 ग्राम लिया। अब क्या होगा मुझे बताओ? अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना और दिमाग लगाकर सुनना। बेटा अगर आप 6 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराना चाहते हैं तो आपको 16 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। सिर्फ इसमें से 3 ग्राम जो है वो रिएक्ट कर जाएगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। बाकी जो इसका 3 ग्राम है वो रह जाएगा अनरिएक्टिव। क्या रह जाएगा बेटा? अनरिएक्टिव, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा।
और बेटा देखो 14 में से 8 ग्राम तो कर गया क्या रिएक्ट, बाकी बचा कितना 6 ग्राम। 6 ग्राम बेटा ऑक्सीजन क्या रह जाएगा अनरिएक्टिव। इसका मतलब यह है कि अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हैं तो आपको जो मास लेना है वो इसी रेशियो में लेना पड़ेगा। तो रेशियो हमेशा क्या रहता है फिक्स्ड रहता है, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बात समझ में? हाँ किससे इससे कम देखो मिनिमम, देखो वैसे तो ना डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको रिएक्शन बता रहा हूँ ना इसकी भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन आपको जो रिएक्शन दी हुई वो सिर्फ होल नंबर में दी हुई है। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल नंबर में रख रहा हूँ 1 2 नेचुरल नंबर्स में रख रहा हूँ। वैसे डेसिमल में भी आ सकता है। समझ में आ रही बात है? हाँ देखो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, फिर डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको क्या रखना चाहता हूँ सिंपल, आपको होल नंबर में रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा तो जो मास है वो 3:8 रेशियो में रहेगा। इसका मतलब अगर आप 3 ग्राम लेते हो कार्बन तो आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ किसका कार्बन का बेटा देखो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 16 तो आएगा नहीं, 15 ग्राम तो हो जाएगा यूज, बाकी 1 ग्राम रह जाएगा एक्स्ट्रा अनरिएक्टिव। अब आ जाओ बेटा डेफिनेशन पे। है नहीं नहीं, अभी जो 9th क्लास सीबीएसई में वो उसमें यू में लिया गया है, ठीक है। अब जरा देखो डेफिनेशन पढ़ो जरा। हाँ जी एवरीबॉडी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। भाई जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। चाहे आप अमेरिका से पानी ले आओ, चाहे आप लंदन से ले आओ, चाहे आप पाकिस्तान से ले आओ, हर जगह के मॉलिक्यूल क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट एंड कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। समझ में आ गई बात? यानी जैसे कि हमने इसका देखा, इसका कितना था 1:8। फिर हमने किसका देखा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका रेशियो क्या था 3:8। कोई दूसरा ले लो। देखो जैसे मैं बात करूं मीथेन गैस की CH4, CH4 बेटा क्या होती है मीथेन गैस होती है। यहां पर C क्या है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, और हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4। तो इसको अगर आप डिवाइड करो तो 4 3 एंड 4 1। इसका मतलब यह है कि आपको 3 ग्राम कार्बन के साथ सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है अगर आप एक मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो। समझ में आ रही बात? यानी अगर आपने क्या किया, आपने 2 ग्राम ले लिया हाइड्रोजन तो आपको कितने ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी 6। अगर आपने 3 ग्राम ले लिया हाइड्रोजन तो आपको कितने ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी 9, 3 टाइम्स। क्लियर हो रही बात? यानी तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। पहली बात तो एलिमेंट सेम रहेंगे और जिस रेशियो में वो डिवाइड करेंगे वो क्या रहेगा रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा ये बेटा किसने दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय J.L. प्रोस्ट, जो भी है भाई, अंग्रेजी थोड़ी वीक है हमारी ठीक है, इन 1799, ठीक है। अब आ जाओ बेटा कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब बात अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी मैंने एक चीज बताई आपको, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक रिवर, रेन और टैप, कहीं से भी मिले, चाहे वो रेन से मिले, चाहे आपको टैप से मिले या रिवर से, सबके मॉलिक्यूल्स बेटा क्या रहेंगे सेम रहेंगे, और उनके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो भी क्या रहेंगे सेम रहेंगे। इसके बाद एंड फ्रॉम एनी कंट्री, भाई किसी भी कंट्री से चले जाओ, इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। भाई वाटर का मॉलिक्यूल आप किसी भी कंट्री से ले आओ, सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे सेम रहेगा, सभी में हाइड्रोजन होगा और सभी में वाटर होगा, ऑक्सीजन होगा। अच्छा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइंड करेंगे 1:8 बाय मास। 1:8 बाय मास का क्या मतलब है बेटा? अगर आप 1 ग्राम लेते हो क्या हाइड्रोजन तो
तो आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तब ये कंप्लीटली कंबाइंड होंगे। अगर इससे कम ज्यादा लोगे तो वो बाकी जो होगा वो क्या रह जाएगा, अनरिएक्टिव रह जाएगा। मान लीजिए मैं 1 ग्राम ने 1 kg लेता हूं, तो अगर आपने 1 kg हाइड्रोजन लिया है तो आपको बेटा कितने kg ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, 8 kg ऑक्सीजन। तब ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन और पूरे के पूरे ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर किसके मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, सो बेसिकली जो चीज मैंने आपको समझाई है वही यहां पे दी हुई है। दिस कैन बी चेक्ड बाय टेकिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सोर्स एंड देन डीकम्पोज। वो आपसे क्या कह रहे हैं, आप वाटर लीजिए और वो कितने ग्राम होना चाहिए बेटा, 9 ग्राम होना चाहिए। इसको आप क्या कर दो, डीकंपोज कर दो। डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक करना। जब आप ब्रेक करोगे तो यहां पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस से ब्रेक हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जहां पर हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, ठीक है, ब्रेक किया जा सकता है। तो जब आप बेटा ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर 1 ग्राम मिलेगा आपको क्या, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम मिलेगा आपको ऑक्सीजन। तो बेटा दोनों को ऐड करो, आंसर अभी भी कितना आ रहा है, 9 ग्राम आ रहा है। समझ में आ रही बात है नहीं? और इसका रेशियो अभी भी कितना आ रहा है, 1:8। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप क्या ले लो, आप 2 ग्राम ले लो क्या, हाइड्रोजन, और 7 ग्राम ले लो ऑक्सीजन। अगर ये आपने किया तो ये आपकी गलती है, बट एक्चुअल में ये इस रेशियो में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, जरा समझिएगा, जरा ध्यान देना बेटा। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, हम बात कर रहे हैं रेशियो की। किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो की। रेशियो का मतलब होता है दोनों को डिवाइड कीजिए। दोनों को डिवाइड करोगे बेटा, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। सो बेसिकली यहां पे जो रेशियो आएगा वो 1:8 ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अब जरा आगे आ जाओ। सो 9 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सोर्स एंड देन डीकंपोजिंग इट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कलेक्ट दी गैस। जब आप गैस कलेक्ट करोगे तो बेटा इसी रेशियो में वो ब्रेक करके मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ऑलवेज 1 ग्राम मिलेगा आपको हाइड्रोजन और 8 ग्राम मिलेगा आपको ऑक्सीजन, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। मेन चीज क्या है बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। जरा देखिएगा, ये है बेटा मेरे पास क्या, एक क्वेश्चन पढ़ो बेटा जरा। वो आपसे क्या कह रहे हैं, व्हेन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फॉलोइंग मेथड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हमें कैसे कैसे मिलती है, ध्यान से सुनना। अभी बहुत थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैं कैसे कैसे बना सकता हूं। हाँ जी बेटा, बातें नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कैसे कैसे फॉर्म कर सकता हूं, कैसे कैसे बना सकता हूं। तो पहला मेथड जरा समझिए। पहला मेथड यह है भाई, मैं कार्बन लूं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूं, आपस में कंबाइंड करूंगा बेटा, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। बेटा जरा यहां पे रेशियो देखो। रेशियो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे देखूं तो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं इनका मास देखूं, क्या देखूं बेटा, मास देखूं, तो बेटा कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। लेकिन यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। और अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताया था, आंसर कितना आया था बेटा, 3:8। तो रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 3:8। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है कि अगर आप 3 ग्राम क्या लेंगे, कार्बन, तो आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तब ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और कुछ भी अनरिएक्टिव नहीं बचेगा। अगर आपने 10 ग्राम ले लिया ऑक्सीजन तो 2 ग्राम ऑक्सीजन बेटा क्या रह जाएगा, अनरिएक्टिव। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होगी, 2 ग्राम जो आपने एक्स्ट्रा लिया है वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए दूसरा मेथड,
दूसरा मेथड बेटा जरा देखिएगा, मैंने क्या किया, एक कंपाउंड होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा Ca और कार्बोनेट की शॉर्ट फॉर्म होती है CO3। अभी ये फॉर्मूले कैसे आए आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, जब आपको वैलेंसी वगैरह सिखाई जाएगी तो ये फॉर्मूले आपको बनाने सिखाए जाएंगे, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूं, क्या कर दूं? हीट कर दूं, गर्म कर दूं, भाई चूल्हे के नीचे रख दूं इसको मैं, तो बेटा ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा, डीकंपोज कर जाएगा, टूट जाएगा। किस केस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो बेसिकली मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करना सिखा रहा हूं। तो बेटा इससे पहले क्या हुआ था जरा देखियो, इससे पहले देखो बेटा ये किस रेशियो में मिले थे? 3:8। यहां पर भी तो रेशियो बेटा क्या रहने वाला है? सेम रहेगा, 3:8, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, तो उनका मास भी सेम रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ जी। अब आ जाओ बेटा थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस बेटा देखो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी ये भूल जाओ, ये क्या है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझ में आ रही बात या नहीं? मैं बस आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझाने के लिए इन रिएक्शन की मदद ले रहा हूं। जरा देखो, अब जैसे कि बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्मूले का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, घबराने की जरूरत नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या आ गया, सब कुछ सिखाया जाएगा कि ये नाम कैसे बने और क्यों रखा गया है, ठीक है। अब आपके चैप्टर ही उल्टे सीधे दे दिए गए तो भाई मैं क्या करूं, पहले एक्चुअली जो है ऑर्डर वाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराना चाहिए था, फिर आपका आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जरा देखो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट कर दो, गर्म कर दो, भाई इसको क्या कर दो? हीट कर दो, तो बेटा ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है या फिर डीकंपोज हो जाता है। हमें बेटा किससे मतलब है? हमें मतलब है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पर भी बेटा एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी किस रेशियो में कंबाइंड होंगे? 3:8। सो बेसिकली इससे आपने क्या सीखा कि किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, रेशियो यहां पर हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और यही लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि ये हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करेंगे, कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। किसी बच्चे को बेटा अगर 1% भी डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है, भाई ये कैसे, ये आपका हुआ है क्या? तो बेटा फिर आप बाहर जाके करो, क्योंकि यहाँ पे ये डैश खिलेंगे। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो? थर्ड वाला पूरा समझा दूँ? बेटा देखो ये कंपाउंड है, जैसे मान लो ये शाही पनीर है, इसको कट करके छोटे छोटे पीस में तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको इसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर जाएगा। आप बस इस पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ छोड़ो। हाँ, या फिर बाहर वाले रूम में बैठ जाओ, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट, और किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हो रही है बेटा बात या नहीं? हाँ जी क्लियर है। एक और रिएक्शन है बेटा, इधर जरा देखो, यहां पर सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने लैब में तो देखा होगा जाके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतल रखी रहती है, पानी जैसे दिखता है, लेकिन बेटा एक्चुअली वहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइंड होते हैं। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करा दोगे तो बेटा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस कीजिए। अभी भी बेटा रेशियो क्या रहेगा? 3:8। तो दुनिया में किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वहां पर रेशियो क्या रहने वाला है मास का? 3:8। क्या बात समझ में आ गई? सो बेसिकली देखो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है बेटा जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट इन ईच केस, जो इससे पहले हमने देखे उन सारे केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही कंबाइंड होंगे। ऐसा नहीं कि कभी कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर गए और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। या कभी कौन आ गया? मान लीजिए आ गया
सोडियम और साथ में क्या आ गया, हाइड्रोजन, और इन्होंने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब बेटा एलिमेंट सेम है, जब वो रिएक्ट सेम रेशियो में हो रहे हैं, तो इनके मास का रेशियो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि सेम एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन दी फिक्स्ड रेशियो, हमेशा किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे, फिक्स्ड रेशियो। और वो फिक्स्ड रेशियो क्या है, 12:32, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 3 एंड 4 8, तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ऊपर की रिएक्शन से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, बस ये समझाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बनेगी, उसका रेशियो क्या रहने वाला है, सेम। समझ में आ गई बात यानी। अब आगे देखते हैं जरा। नोट करने वाली बात बेटा क्या है यहां पर, वो कह रहे हैं एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, इट हेल्प्स us to calculation of the percentage of any element in the given compound using the following expression। ये बेटा इनका रेशियो क्या है, फिक्स्ड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी बनेगी तो कितने परसेंट होगा कार्बन और कितने परसेंट होगा ऑक्सीजन, क्या ये आप बता सकते हो, आप कितने परसेंट होगा? आप परसेंट भी बेटा कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, टोटल कितने ग्राम है, पहले तो आप ये बताओ मुझे। टोटल हम जब भी मार्क्स निकालते हैं भाई, मान लीजिए आपके 100 में से 50 मार्क्स आए हैं, या फिर मान लीजिए 60 मार्क्स आए, तो आपकी कितनी परसेंटेज आई है, 60% आई है। यही तो मतलब होता है भाई, 100 में से 60 मार्क्स आए तो आपके 60% आई है। 60 बोलो, 100 में से 60 मार्क्स आए तो 60% ही तो होगी। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ जी भाई, तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो ऊपर बेटा क्या लिखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर टोटल हमें लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, ध्यान से समझना बेटा। टोटल कितने ग्राम है, देखो 3 + 8 11 ग्राम, और उसमें से कार्बन कितने ग्राम है, 3 ग्राम। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आपको पता है बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा 300 और डिवाइडेड बाय कितना, 11। जरा सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा, 11 2 22, 22 बचा, और कितना बचा 8 87, 7 पॉइंट मतलब मान लीजिए 5, तो 27% के आसपास क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछे कोई ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, तो बेटा 100 में से 27.5 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 72.5%। 72% क्या है, ऑक्सीजन है। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि रेशियो फिक्स्ड है तो आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा तो कितने परसेंट होगा कार्बन और कितने परसेंट होगा ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब देखो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब उस चीज पर हम आ गए। ठीक है, देखो इधर जरा समझो, 2 एक्सपेरिमेंट हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जरा देखो, वो आपसे कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड was obtained from 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जरा देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है जरा समझो। वो आपसे कह रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो आपसे क्या कह रहे हैं कि 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो बेटा ये रहा कॉपर ऑक्साइड, ये कितने ग्राम है, 1.288 ग्राम। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं वॉज ऑब्टेन फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर इतना था, ऑक्सीजन कितना होगा मुझे नहीं पता। हाँ जी बेटा, वो तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब ऑक्सीजन तो निकालना ही पड़ेगा। सो बेसिकली हमने पढ़ा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यह है
कि मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल है बेटा? मास ऑफ, इक्वल लिख दो, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? यहां पर हमारे पास मास ऑफ कॉपर है ऑलरेडी, कितना? 1.03 ग्राम, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना पड़ेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना पड़ेगा, और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 1.288 ग्राम। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? 1.288 माइनस 1.03। बेटा देखो, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। डिजिट सेम करने के लिए मैंने एक 0 और लगा दिया, कोई दिक्कत? अब मैं इसको क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 1.288 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1.030। तो यहां पर आ गया 8, यहां पर कितना आ गया बेटा? 5, यहां पर 2 और यहां पर ये। तो ऑक्सीजन कितने ग्राम है? अब देखो इधर, यहां पर हमें क्या निकालना है? शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है, अब हमें इसका रेशो निकालना है। हमें किसका रेशो निकालना है बेटा? कॉपर ऑक्साइड का रेशो निकालना है। तो कॉपर ऑक्साइड का रेशो क्या होगा? रेशियो ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय मास। भाई पहले लिखोगे कॉपर का मास। कॉपर का मास कितना है? ऑलरेडी गिवन है, कितना? 1.03:2। फिर क्या लिखना होगा आपको? मास ऑफ ऑक्सीजन। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? देख लो इधर। अब आप देखो, क्या यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद दिया हुआ है टोटल ऑक्सीजन, वही हमें लेना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों कितने टाइम्स हैं? अगर आप ध्यान दो तो ये 0.25 है और ये कितना है? मतलब 1 के आसपास है। सो बेसिकली यहाँ पे जो रेशो आ रहा है वो 4:1 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 4:1 के आसपास रेशियो आ रहा है। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ ले। क्या ये रेशियो कैसे आया? बेटा देखो, ये 1.03 तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 1.00 ले सकता हूँ, मतलब 100 के आसपास हो गया फिर। और ये कितना है? 0.25 के आसपास मैं ले सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ 25 1 एंड 25 4 100 होता है या नहीं होता है? तो रेशियो जो है वो लगभग कितना आ रहा है? 4:1 के इक्वल आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? 0.4 रेशियो 0.1 हमें क्या रखना है? हमें सिंपल नंबर में रखना है, तब रेशियो समझ में आता है। अगर मैं डेसिमल में रखूँगा तब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो हमें क्या रखना है? नेचुरल नंबर में रखना है। अच्छा, तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। और वो किस रेशियो में कंबाइंड हो रहे? 4:1 में। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब आ जाओ बेटा किसमें? अरे बातें नहीं। अब आ जाओ किसमें? सेकंड एक्सपेरिमेंट में। सेकंड एक्सपेरिमेंट वो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो आपसे कह रहे हैं कि 3.62 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन दिस ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, अरे जरा लिख लेना बेटा, कोई लिख लो, ये मास लिख लो जरा, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। हाँ नोट करना है, बिल्कुल करना है। तो मैं इरेज कहाँ कर रहा हूँ, बाकी का बता दूंगा क्या क्या नोट करना है। ठीक है, पहले ये लिखो जरा, कॉपी में लिख लो फटाफट। किसी की भी कॉपी ओपन नहीं है? ये 2 मास लिख लो, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड और मास ऑफ कॉपर। समझ में आ रहा है बेटा? ये 2 टॉपिक बस थोड़े से बोरिंग हैं, मैं मानता हूं। एक तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद जब आपका एटॉमिक मास और वैलेंसी वगैरह शुरू होगी तो चैप्टर जो है इजी भी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। लेकिन यहां से बेटा क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, चाहे वो आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे दे या कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे दे, क्वेश्चन तो आएगा।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोवा बेटा घुमा है हैं? बेटा इसको अरे नोट नहीं कर। वायरल होगी कौन सी? सर वो वाली आपके साथ वाली सर इतनी वायरल होगी फिर पूरा स्कूल में होगा। हो गया, लिख लिया मेरे को विद्या मंदिर का मेरे दोस्त भेज रहे हैं। क्या? ऋतिका फेमस हो गई। अरे कितने? 80% मतलब कितने मार्क्स आए? आउट ऑफ और आपके? 61 मेरे में 61 है। हम दोनों के 64 है। आपके भी 64? देख लो बेटा। सर उसमें गलत हो गया किस? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्यों? सर, उनके पता नहीं कैसे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वाई यार इतने कम कैसे हो गए आपके? और सबसे ज़्यादा कितने आए? 78। सर वो उन बच्चों से कंपैरिजन नहीं करते। क्यों कंपैरिजन नहीं करना? इधर देखो ज़रा, सेकंड। हाँ जी, इधर देखो ज़रा, सुनो। अरे इधर देख लो बेटा, ज़रा ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो। कॉपर ऑक्साइड जब डीकम्पोज होगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड जब डीकम्पोज होता है तो क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अभी इससे पहले हमने देखा जब कॉपर ऑक्सीजन कंबाइंड हुए तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब कॉपर ऑक्साइड को जब ब्रेक करोगे तो कॉपर और ऑक्सीजन बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसमें आपको कॉपर ऑक्साइड का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.938 ग्राम। और आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ कॉपर, अच्छा मास ऑफ कॉपर सॉरी दिया हुआ है आपको, और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है। दो मास आपको गिवन है। किसका मास नहीं है? ऑक्सीजन का मास नहीं है। तो बेटा आपको मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे जरा देखो। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड किसके इक्वल होगा? मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ देखो जरा, 3.672। मास ऑफ कॉपर कितना है बेटा? मास ऑफ कॉपर किसका मास रह गया? मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान देना, इन दोनों को माइनस करो। 0.534 0.5 तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। हमें क्या निकालना है बेटा? फिर से रेशियो निकालना है। हमें निकालना है मास रेशियो ऑफ कॉपर ऑक्साइड। किसका? ये बेटा थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पे Cu आएगा, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड इन बाय मास। मास से आप निकालोगे। कैसे रेशियो निकालोगे? पहले लिखोगे मास ऑफ कॉपर। हाँ जी भाई, पहले क्या लिखोगे? मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर कितना है? ये रहा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है जरा देखो, 0.53। अब अगर आप ध्यान दें, हाँ जी बेटा, अगर आप ध्यान दें, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर ये है, और मास ऑफ बेटा इसको माइनस करके सही आया है? ज़रा देखो। हाँ 5634 ना, क्या है? 34 ये आएगा ना? अब ठीक है। अच्छा 634 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रेशियो जो है ना वो 4:634 पक्का। 7 आई थिंक क्या कर रहे थे? अरे सही से माइनस करो। 734 आएगा मेरे साथ। 734 आएगा। 7 चौकट, हाँ सही, ठीक है। 734 आएगा। 734
734, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 734, देखो बेटा 7 3 जा कितना होता है, 28 होता है नहीं होता है, हाँ जी। 7 4 जा कितना होता है, सॉरी 7 4 जा कितना होता है, 28, और ये भी देखो अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास ही है। तो इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये 1 जा और ये 4 जा, तो अभी भी देखो रेशियो क्या आ रहा है, 4:1 आ रहा है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड जब भी आपस में कंबाइंड होंगे तो वो किस रेशियो में कंबाइंड होंगे, 4:1 में। देखो इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड अलग तरीके से बना रहा था मैं, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अलग तरीके से है, ठीक है, लेकिन दोनों में रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी यूज किया और उसके बाद कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी यूज हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? तो जिसका मास मिसिंग था वो मैंने निकाला विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसके बाद डिवाइड करके रेशियो निकाला। हाँ जी, ये फिजिक्स लग रही है ऐसा ही होता है बेटा। रुक जाओ, अभी टाइम है। कंक्लूजन बेटा क्या है कि जब भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो बेटा रेशियो क्या रहेगा, 4:1 रहेगा, ठीक है। और जी इससे क्या पता चलता है कि हमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखे और दोनों में ही जो रेशियो आ रहा था वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। सो गिवन फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट लग रहा है दोबारा से पूछ लो, या क्लियर है? क्लियर है बेटा। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये एग्जाम में आते हैं। मैं आपके लिए वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ जिसमें आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे प्रैक्टिस करके आओगे, और जो डाउट होगा वो मुझसे पूछोगे, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन।